जय हिंद फ्रेंड। हम बात करने वाले हैं अभी जीके जीएस की ये जो क्लास है इसमें अभी हम देखने वाले हैं ये आप लोगों को जो क्वेश्चन अब इसमें मिल रहे हैं ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि ये अब जितने क्वेश्चन आपको मिलते हैं भाई थोड़े से टॉप लेवल के क्वेश्चन हो गए हैं। और टॉप लेवल के क्वेश्चन का क्या मतलब है कि इनको आप आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आसानी से सॉल्व करने का मतलब है कि अगर हम आपको केवल 10 क्वेश्चन ये अगर आपको हम दिखा रहे हैं, इन 10 क्वेश्चन से अगर आपने 5 क्वेश्चन सही कर दिया, अगर आपने 5 क्वेश्चन सही कर दिया है तो समझ लीजिए कि आप लोगों को किसी और जीके की क्लास को कहीं अटेंड करने की जरूरत नहीं है। अगर अभी किसी भी हमारे एक क्लास के अगर आप 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, ये दावा है कि जितने ये टॉप 10 क्वेश्चन, अभी तक हम टॉप 20 क्वेश्चन कराते थे बट हमने थोड़ा सा लेवल को अप किया है। और लेवल अप करने के साथ एक आप लोगों से ये प्रॉमिस करते हैं कि अगर इसमें से टॉप 10 क्वेश्चन से अगर केवल 5 क्वेश्चन किसी किसी का भी सही रहता है, किसी का भी अगर केवल 5 क्वेश्चन सही रहता है और वो किसी तर्क पे सही होना चाहिए, तुक्का लगा के नहीं, तर्क पे अगर सही है आप बता सकते हैं हाँ ये सही है तो क्यों सही है। अगर ये बताने का दावा आप करते हैं तो आपको किसी भी कंपटीशन में, किसी भी जीके के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप क्लास से तुरंत जा सकते हैं और आप बिल्कुल आनंद में जीवन जिए कि भाई इसमें हमको कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए एक क्वेश्चन जीके के क्वेश्चन ना कह के हम इसे जीएस का क्वेश्चन कहें तो थोड़ा बेटर होगा, क्योंकि ये जीएस का क्वेश्चन बहुत ही टॉप लेवल का है। टॉप लेवल मतलब हाईएस्ट टॉप लेवल हम कह सकते हैं। ठीक है, इतने आसान क्वेश्चन नहीं है। आइए देखते हैं, हर एक क्वेश्चन के बारे में हम लोग समझेंगे और बहुत ही इसके बारे में अगर आपको एक बार हम बता दें तो जितने क्वेश्चन हैं अपने आप में एक क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन को निर्मित करने की क्षमता रखता है। 5-5 क्वेश्चन अगर इसमें से अगर आप बता रहे तो इसका मतलब आप 20-25 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के क्लियर दिख रहा होगा? थोड़ा सा अच्छा इसका ब्राइटनेस हम बढ़ा देते हैं, हल्का सा बढ़ाएंगे, अभी बताइएगा हमें अगर ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा में मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? यानी कि क्या घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, यानी कि क्या पहले घाघरा आती है, पहले क्या घाघरा आती है, फिर इसके बाद गोमती आती है, फिर इसके बाद गंडक आती है और फिर क्या इसके बाद कोसी आती है। अगर आपके बताए गए के अनुसार सही होता है, एक क्रम अगर सही है तो फिर ये आपका पहला ऑप्शन सही होगा। बट हमने क्या देखा कि भाई एक क्रम तो बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, एक क्रम सही नहीं है और इसमें हम क्या देखते हैं कि अगर एक क्रम यहाँ पे सही नहीं है, पहले क्योंकि पहले कौन आती है? पहले आती है गोमती, गोमती के बाद आती है घाघरा, घाघरा के बाद आएगी गंडक और गंडक के बाद आएगी कोसी। तो हम कहेंगे कि हमारा राइट ऑप्शन तो बी है। कह तो दिया हमने बड़े आसानी से कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर बी होगा। बट आपको बता दें कि ये जो गंगा रिवर है ना, इस गंगा रिवर के बारे में अगर अब हम आपको बताएंगे तो आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी का मतलब है जो इसमें लेफ्ट से मिलने वाली नदियां हैं वो कौन कौन सी नदियां हैं, तो आपको हम बता देते हैं थोड़ा सा कि कौन कौन सी नदियां इसमें रहेंगी जो लेफ्ट से मिलने वाली हैं। पहली आती है राम गंगा, जी राम गंगा इसका नाम है, पहली नदी राम गंगा, सीक्वेंस वाइज है। रामगंगा के साथ क्या देखेंगे तो गोमती, ठीक है, गोमती के साथ कौन आ जाएगी तो गोमती के साथ आ जाएगी गंडक, ठीक है, गोमती के साथ घाघरा फिर गंडक, ठीक है, पहले घाघरा याद रखिएगा और फिर क्या आ जाएगी तो गंडक, ठीक।
और इसके बाद कोसी, और कोसी के बाद कौन आएगी तो महानंदा, महानंदा। ठीक है, ये तो लेफ्ट से मिलने वाली नदियां हैं जो गंगा में आके मिलती हैं। कौन कौन नदी हो गई तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। इनका सीक्वेंस भी है। यहां से अगर हम बात कर रहे हैं कि ये गंगा है तो इसमें आके मिलने वाली ये जो इनकी सीक्वेंस है, इसके अनुसार हम कह रहे हैं कि पहले हो गई रामगंगा, फिर हो गई यहाँ पे गोमती, गोमती के बाद घाघरा, घाघरा के बाद गंडक, और गंडक के बाद कोसी और महानंदा। ठीक है, तो ये इसका सीक्वेंस वाइज है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, यानी कि बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं। अब हम थोड़ा सा एक एक नदियों के बारे में हल्का सा समझेंगे। क्यों? क्योंकि भाई इन्हीं के बेस, इसीलिए तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि थोड़ा सा इनको बताया जाएगा। तो अब इसमें अगर हम बात करते हैं गोमती के बारे में, ठीक है, अगर इस गोमती के बारे में हम बात करते हैं, गोमती नदी जो है तो ये निकलती कहां से है तो ये मैनकोट के पास से निकलती है। ठीक है, मैनकोट के पास से निकलेगी, जिसको कहा जाता है गोमत तालाब। ठीक है, गोमत तालाब के पास से निकलेगी। ठीक है, और साथ में यहाँ एक गोमत ताला क्या है तो गोमत ताला झील है, इसी झील के पास से निकलती है। ठीक है, गोमत ताला ये झील है और इस झील के पास से निकलेगी। इसे हम लोग देखते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, अगर हम देखें तो इसे माधव तांडा में फुलहर झील भी कहते हैं। ठीक है, इसी को फुलहर झील भी कहा जाता है, फुलहर झील के नाम से भी जाना जाता है इस गोमत ताला झील को। ठीक है, और ये जो है गंगा में कब मिलेगी तो गंगा में ये मिलने वाली है, ये गंगा में मिलेगी पीलीभीत वाले क्षेत्र में। ठीक है, पीलीभीत यूपी का एक पीलीभीत जो डिस्ट्रिक्ट है, यहां से करीब एक 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, करीब लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, और यहाँ से जो है ये मिलती है। पहला तो गोमती के बारे में हमने देखा। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा हमारे पास आती है घाघरा, और घाघरा अगर देखेंगे तो ये घाघरा के बारे में अगर हम समझते हैं, एक मिनट, दूसरा हम समझ लेते हैं घाघरा के बारे में। और घाघरा को अगर हम देखते हैं कि कहां से कहां तक कैसे निकलती है, तो ये एक ग्लेशियर है जिसको नाम दिया जाता है मापसाओ। ठीक है, मापसाओ चुंगो करके, मापसुंगो करके एक ग्लेशियर है। ठीक है, मापसुंगो करके एक ग्लेशियर मतलब हिमनद है, यहां से ये निकलती है। ठीक है, घाघरा नदी। और इसमें अगर हम देखें टीला, सेती, बारी इसकी सहायक नदियां हैं। तो टीला, सेती और बारी इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, घाघरा की सहायक नदियां हैं, टीला, सेती, बारी इसकी सहायक नदियां हो जाती हैं। ठीक है, और भी अगर हमको आगे समझना है तो अब हम किसके बारे में समझ लेते हैं, तो अब हम समझ लेते हैं घाघरा के बारे में भी हमने देख लिया। ठीक है, और घाघरा के बारे में अगर हमने देख लिया है तो फिर हम थोड़ा सा किसके बारे में देख लेते हैं, गंडक के बारे में भी देख लेते हैं। और अगर गंडक के बारे में देखेंगे तो क्या हमको जानकारी मिलती है कि ये जो गंडक रिवर है, ठीक है, जो गंडक रिवर है ये कहां से निकलती है तो धौलागिरी आपने सुना होगा। ठीक, धौलागिरी और साथ में माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट इन दोनों के बीच से निकलती है। ठीक है, और नेपालपुर के क्षेत्र से, और फिर सोनपुर में कहां आके मिल जाती है तो ये सोनपुर में आके मिल जाएगी, सोनपुर, सोनपुर में आके गंगा में मिल जाएगी। ठीक है, सोनपुर में ये कहां आके मिल जाएगी तो सोनपुर में ये गंगा में आके मिल जाती है। ठीक है, सोनपुर के क्षेत्र में गंगा में आके मिलेगी। आगे समझ लेते हैं, आगे अब किसके बारे में हम समझते हैं, तो अब हमारे पास आ गई गंडक। गंडक के बाद अब लास्ट बचती है कोसी, क्योंकि हमने सीक्वेंस देखा था वैसा ही। तो कोसी के बारे में अगर बात करें तो एक ऐसी नदी है, तो पहली बात ये भी पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है,
पूर्ववर्ती नदी है जो पहले से ही रास्ता बना के आई है। पूर्ववर्ती का मतलब पहले से प्लानिंग करके आई है कि हम चाहेंगे तो इसी रास्ते से जाएंगे, कोई भी रोकने वाला आ जाए हम रुकने वाले नहीं हैं, हम ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक है, तो इसको नाम दिया जाता है पूर्ववर्ती नदियां। ठीक है, ये कैसी नदी है? एक पूर्ववर्ती नदी है। और ये निकलती कहाँ से है? अगर हम बात करें तो ये भी माउंट एवरेस्ट से निकलेगी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट से निकलेगी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट से ही ये निकलती है। अरुणा नाम से जो है ये निकलती है। ठीक है, अब आगे अगर हम इसका देखना चाहें थोड़ा सा अगर इसका मैप अभी हम देखना चाहें इन सबका, तो हमको मिलेगा कि भाई यहां से ये आ गई गंगा अगर, ठीक है, ये अगर गंगा रिवर है, ये अगर गंगा रिवर आ रही है तो इसमें ये जुड़ने वाली नदियां हैं कौन कौन सी? तो एक रिवर आ गई इधर से, ठीक, एक दूसरी रिवर आ गई इधर से, एक तीसरी रिवर आ गई यहाँ से, और एक चौथी रिवर आ गई यहाँ से। ये चार अलग अलग नदियां, नाम इनका क्या क्या रखेंगे? तो नाम इनका हम रखेंगे जी ऐसे। पहली हमने रखा क्या? पहली का नाम हमने रख दियो जी गोमती। गोमती के बाद हमने क्या रखा? तो रख दिया घाघरा। ठीक है, गोमती के बाद हमने नाम इनका रख दिया घाघरा। तीसरे नाम पे हमने क्या रखा? गंडक। और चौथे नंबर पे हमने क्या रखा? कोसी। अब कोई कह नहीं सकता है कि सवाल आपका कैसे सही हुआ है। ठीक है, इसको कहते हैं कि ए भैया कॉन्सेप्ट है। अब ए कॉन्सेप्ट ऐसे सीखने में ना अब आप लोगों को लगेगा कि हाँ इसीलिए कह रहे थे कि बहुत कठिन क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व कर लिया विथ एक्सप्लेनेशन, मतलब आप जानते हैं कि कैसे सही हुआ है, तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं है किसी जीके की क्लास की। ठीक है, चलिए आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पे क्वेश्चन मिला कि निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। विचार करिए यहाँ पे कि जल प्रपात है 3, धुआंधार, हुंडू और एक है गेरसोप्पा। ये 3 यहाँ पे जल प्रपात है। जल प्रपात का मतलब ऊंचे किसी स्थान से जल नीचे गिर रहा है फटाफट, इसको नाम देंगे जल प्रपात। एक क्षेत्र कौन कौन सा है? तो मालवा का क्षेत्र एक बताया गया, एक छोटा नागपुर का, एक पश्चिमी घाट का क्षेत्र है। अब आपको बताना है कि यहाँ पर नदी है, नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी, सुवर्णरेखा और नेत्रावती। तो इसमें से आपको बताना है कि क्या ये जो बात हमने लिखा है ये बात सही है। तो आप कहेंगे कि जी आपने लिखा है या क्वेश्चन सेट करने वाले ने लिखा है, तो हमसे क्या उम्मीद करते हैं कि हम इसको बताएंगे? तो बताना आपको ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं और बता दिया जाता है कि बताइए उपर्युक्त सूचना में से कितनी पंक्तियां सही सुमेलित हैं, यानी कौन सी बातें इसमें सही हैं। ठीक है, और क्या चीजें इसमें सही नहीं है, इनके बारे में पूछा जाता है। ठीक, तो ये चीजें यहाँ पे की जाती है। 1 मिनट देंगे हमको समय। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे जितनी भी उपयुक्त सूचना है इसमें से कौन सी पंक्ति सही है कौन सी सही नहीं है, यही चीजें हमको देखना है। तो देखिए ऐसे में तो अगर हम आपको बता दें तो केवल और केवल, अब समस्या ये है ना, अगर ये पूछा जाए कि क्या पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति या कोई नहीं, तो हम थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड लगा लें। बट एलिमिनेशन मेथड ऐसे क्वेश्चन में नहीं लगता कि केवल एक सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, सभी 3 सही हैं, इनमें से कोई नहीं सही है। आपको बता दें कि यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड भी आपका नहीं लगेगा। क्या बात करते हैं सर जी? सही बात करते हैं, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड भी नहीं लगने वाला है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि केवल एक, अगर कोई एक इसमें से सही है, कौन सा सही हम कैसे जाने? तो चलिए देखते हैं। ऐसे में हमको क्या करना है कि ये रियलिटी भी है कि जिसपे हमने क्लिक कर दिया ना यही सही भी है। अच्छा जी, यही सही है, मतलब केवल एक इसमें से सही है। वो कौन सा सही है? तो पहले समझते हैं हम। यहाँ पे जो धुआंधार है, ठीक है, धुआंधार जो जलप्रपात है, ये मालवा के क्षेत्र में नहीं आता है
जबकि नर्मदा नदी पर ही बना है। ठीक है, यानी कि ये मालवा का जो पठार है इस पठार वाले क्षेत्र में नहीं आएगा। ठीक, ये पठार वाला क्षेत्र जो है, मालवा का पठार वाला क्षेत्र, ये एमपी में पड़ता है। और अगर हम एमपी में बात करें, मतलब मध्य प्रदेश में हम बात कर रहे हैं, तो इस मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो कौन कौन सा क्षेत्र इसमें आता है, तो जैसे हो जाता है देवास हो गया। ठीक है, हाँ, इसको हम किधर दिखा दें आपको, तो इसको हम दिखा देते हैं प्लस स्लाइड पे आ जाते हैं, और इस प्लस स्लाइड पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या थोड़ा सा देख लेते हैं मालवा प्लेटू के बारे में। तो ये जो मालवा प्लेटू है इस पे कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो यहाँ पे आ जाइए भाई। अभी तक तो हमको मालवा प्लेटू के बारे में समझना है कि कौन कौन सा क्षेत्र आएगा। देखिए, सब क्षेत्र एमपी के आएंगे क्योंकि ये एमपी में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है। अब कौन कौन इसमें आएगा, तो जैसे हो गया देवास हो गया। ठीक है, देवास एक डिस्ट्रिक्ट है, मतलब वहां के जिले हैं। ठीक है, देवास के साथ साथ अगर हम देखेंगे तो धर एक डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। ठीक है, धर कह सकते हैं, धार कह सकते हैं इसको। ठीक है, धार भी कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में आ जाएगा, कौन कौन आ जाएगा, और भी डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हैं, कई इसमें डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो जैसे इसी में हम कह सकते हैं, ठीक है, इंदौर हो जाएगा। ठीक है, इसी में हम नाम दे देंगे इंदौर को भी। इंदौर भी इसी में आ जाएगा। और भी अगर हम इसमें रखना चाहें तो हम किसको रख सकते हैं, इसमें हम रख सकते हैं एक झाबुआ करके आता है। ठीक, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट भी इसी में आता है। इसी में आ जाता है मंदसौर करके एक डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, मंदसौर। ठीक है, मंदसौर के बाद हम कह सकते हैं इसी में एक बीमच हो जाता है। ठीक है, बीमच के बाद अगर हम देखें तो इसी में राजगढ़ हो जाता है। ठीक है, राजगढ़, ये भी इसी में आ जाएगा। ठीक, तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं। और अगर हम देखें तो इसी में एक और याद रखेंगे, केवल शाजापुर। लेकिन ऐसे ही कुछ राजस्थान में भी आ जाते हैं। राजस्थान वाले क्षेत्र में कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे हो गया यहाँ पे झालवाड़ा हो गया। ठीक है, और फिर इसी में आ जाता है अगर हम देखें तो बांसवाड़ा। ये सब नाम है उनके डिस्ट्रिक्ट के, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमने थोड़ी रखा है। चित्तौड़गढ़ हो गया। ठीक, चित्तौड़गढ़। तो ये सब क्या है, ये सब वहां के डिस्ट्रिक्ट हैं। लेकिन इन सब में जो अगर हम बात करते हैं, ये धुआंधार, ये जो धुआंधार जलप्रपात है ना, ये धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, तो ये है भी जबलपुर में। ठीक है, ये जबलपुर में है। अब जबलपुर तो इसमें आता नहीं, इस पठारी क्षेत्र में, तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि जब जबलपुर इसमें नहीं आता है तो ये जलप्रपात भी इसमें नहीं आएगा। मतलब ये जलप्रपात जो है, ये जलप्रपात है तो नर्मदा नदी पर, लेकिन ये मालवा के प्लेटू में नहीं आता है, मालवा के पठार वाले क्षेत्र में नहीं आता है। बात समझ में आ गई है, ये नर्मदा का ही, नर्मदा पर ही है। बट इसको हम देखते हैं कि ये जो है मालवा प्लेटू में नहीं आता। इसका मतलब हमारे पास एक कंफर्म हो गया कि पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। अब पहला ऑप्शन गलत है, तभी हमको दो ऑप्शन देखने हैं। दो ऑप्शन क्या देखने हैं, तो दो ऑप्शनों में ये देखिए, ये जो हुंडू है, इसका या तो हुंडू नाम है या तो इसको हुंड्रू भी कहते हैं, हुंड्रू भी इसको कहा जाता है। ये छोटा नागपुर में स्थित है, तो जी बिल्कुल सही बात है। क्या सुवर्णरेखा नदी पर स्थित है, तो जी सुवर्णरेखा नदी पर ही स्थित है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा ऑप्शन दूसरा है ये बिल्कुल सही है। ये है कहाँ का, तो ये रांची में। ठीक है, रांची, यानी कि अगर हम बात करें तो झारखंड वाले क्षेत्र में है, झारखंड के क्षेत्र में, रांची वाले क्षेत्र में है। ठीक है, रांची यहाँ से कम कितनी दूरी पड़ जाता होगा, तो आसपास में 45 से 50 किलोमीटर के आसपास इसकी दूरी है रांची से। रांची से लगभग 45 किलोमीटर की इसकी दूरी पड़ती है। इतने दूर ये स्थित है, हुंड्रू नाम का ये जो जलप्रपात है। ठीक है, और भी अगर देखना चाहेंगे
तो ये छोटा नागपुर के किस क्षेत्र से निकलता है? तो आगंतुआ नाम का एक क्षेत्र है, इस स्थान से निकलता है। ठीक है, आगंतुआ नाम के इस क्षेत्र से निकलता है और इसको हम लोग जानते हैं कि भाई यहाँ से स्वर्ण रेखा जो है वो पास होती है। ठीक है, स्वर्ण रेखा यहाँ से चलना शुरू होती है। ठीक, लेकिन अगर हम देखेंगे ये जो गिरसोप्पा जो है, ठीक है, गिरसोप्पा जो अगला हमको जलप्रपात मिलता है, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये निकलता तो है पश्चिमी घाट से। सही बात है कि ये है कहाँ? तो पश्चिमी घाट में है। ये बात तो हमको समझ में आ जाती है। ठीक है, ये लेकिन अगर हम बात करें तो ये कर्नाटक के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो एक कर्नाटक में स्थित है और कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? शिमोगा। ठीक है, तो शिमोगा नाम के इस जिले से निकलता है, शिमोगा नाम के इस जिले में स्थित है ये जलप्रपात। ठीक है, लेकिन ये अगर हम बात करते हैं तो वेस्टर्न घाट में है, पश्चिमी घाट में ही है। लेकिन एक चीज याद रखना है कि नेत्रावती नहीं बल्कि शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, तो शरावती नदी पर स्थित है, ना कि नेत्रावती नदी पे। तो ए ऑप्शन भी यहाँ से गलत हो जाएगा। दैट मीन्स ओनली फॉर वन ऑप्शन इज द करेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि केवल एक ही आंसर यहाँ पे, केवल ए जो है यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लगा समय खूब, तो भाई लगेगा समय खूब इसमें। और रीजन है कि हमको यही जो है 2-3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन कराने में काफी समय लगेगा। थोड़ा सा ये सब ना पता नहीं कहाँ से हो रहे हैं पिंपल पिंपल। चलिए आगे देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है? कहाँ गया जी अगला क्वेश्चन? ये रहा अगला क्वेश्चन। ये है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि देखिए, हमने कहा जी बताइए, भारत के संदर्भ में डीडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू, ये जो नाम है ये किस चीज का नाम है? ऐसे तो हमको समझ में आ गया जी, ये क्या है? ये झील है, क्योंकि डीडवाना हमने झील का नाम सुना है, हमने कुचामन झील का नाम सुना है, हमने सरगोल झील का नाम सुना है, खाटू झील का नाम सुना है। ये सभी झीलें हैं, झीलें। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखते हैं, ठीक है, ये सभी क्या हैं? ये सभी झीलें हैं। ठीक है, इनको हम कह सकते हैं कि भाई ये क्या है? एक सब के सब जो है झील बनाई गई हैं और ये सब जो है कहाँ पे स्थित हैं, इनके बारे में हमको थोड़ा सा समझना है। ठीक है, अब अगर हम देखना चाहें तो इनके बारे में हमको क्या समझना है? ये सभी कहाँ स्थित हैं? ठीक, इनके बारे में अब हमको देखना है कि जो जितने झीलें हैं इनकी बातें जो हो रही हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। तो ये जितनी हैं ये सभी की सभी झीलें हैं, ये बात याद रखिएगा। और कैसी झीलें हैं? तो ये एक तरह की लवण झील है। ठीक है, और अगर इसमें हम बात करें तो और क्या चीजें हमको यहाँ पे याद रखना है? तो इसी के साथ और याद रख सकते हैं इसमें कि ये जितनी झीलें हैं ये सभी झीलें, सभी की सभी झीलें लवड़ी झील हैं। ठीक है, और ये सभी की सभी भारत की ही हैं। तो हम कह सकते हैं कि रामसार क्षेत्र नहीं है, हिमनद नहीं है, मैंग्रोव क्षेत्र नहीं है, बट ये ऑप्शन यहाँ पे डी क्या हो जाएगा? ये डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर सही। ठीक है, ऑप्शन डी जो है ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, आगे चले क्या? आगे चलते हैं हम लोग। और आगे अब हमको यहाँ पे क्या देखना है, क्या चीजें सीखनी है? तो आगे अब हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। और एक क्वेश्चन है कि झेलम नदी बूलर झील से होकर बहती है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कहना है कि क्या झेलम नदी बूलर झील से होकर बहती है, कृष्णा नदी सीधे कोल्लेरू झील का वर्णन करती है, या फिर गंडक नदी के विसर्प से कांवर झील का निर्माण होता है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा?
केवल एक सही है कि केवल दो सही है, क्या सभी तीनों सही है या कोई भी नहीं सही है। इसमें से हमको बताना है कि क्या चीजें सही होने वाली हैं और क्या चीजें सही इसमें से नहीं होने वाली हैं। तो ऐसे तो हम कह देंगे कि भाई केवल इसमें से क्या सही है, केवल एक ही ऑप्शन सही है। ठीक है, केवल एक ही ऑप्शन सही है। और कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन झेलम नदी वुलर झील से होकर बहती है, यही बात केवल सही है। ठीक है, लेकिन इसको हम बताएंगे कैसे, क्या चीजें इसमें सही हैं, अगर तो फिर किस तर्क पे सही हैं ये हमको देखना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं, अगर तर्क के अनुसार हमको समझना है तो हम समझ लेते हैं। देखिए ये जो वुलर झील है ना, ये वुलर झील ये पूरे एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ठीक है, एशिया की स्वच्छ पानी की, ठीक है, एशिया की दूसरी सेकंड सबसे बड़ी झील है, लेकिन कैसी, तो स्वच्छ पानी की। ठीक है, स्वच्छ पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, वुलर झील है। ठीक है, ये याद रखेंगे। और ये है कहाँ, तो ये है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में है। और वो भी अगर जम्मू कश्मीर में हम बात करें तो एक बांदीपानी जिला है, बांदीपानी जिला डिस्ट्रिक्ट है। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा वो हो सकता है कि भी आपके क्षेत्र का है तो प्रोनाउंसिएशन आपका सही हो, बट हम लोगों के हिसाब से हम ऐसे ही इसको जो है हम लोग पढ़ते हैं तो कह सकते हैं। ठीक है, तो बांदीपानी ये डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे जो है स्थित है। ठीक है, जिसको हम लोग नाम देते हैं वुलर झील के नाम से जानते हैं। ठीक, और अगर इसमें हम बात करें तो इसका निर्माण कराने वाले एक व्यक्ति थे और उनका नाम क्या था, तो इनका नाम जैनुल अलीदीन करके नाम था। ठीक है, जैलून कह देंगे, जैनुल अली करके इनका नाम था। ठीक है, जैनुल अलीदीन करके इनका नाम जो है रखा गया था। भाई इनका नाम क्या है, यहाँ पे निर्माण कराने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, इसमें ये इस झील का नहीं बल्कि इसमें एक क्या है, एक द्वीप है। झील का नहीं ये निर्माण करवाए हैं, एक द्वीप है जिसको कहते हैं जाइना लंग एक द्वीप है, इसका निर्माण करवाए हैं जैनुल अली। ठीक है, इसका निर्माण करवाए हैं। तो वुलर झील के बारे में इतनी सी बात, अभी तो ये तो कंफर्म हुआ। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे हमको कंफर्म हो गई। और झेलम नदी ही क्या करती है, इसका मुख्य स्रोत बनती है झेलम नदी। झेलम नदी इसका मुख्य स्रोत बनती है। तो हम कह सकते हैं इसके अनुसार कि ये जो पहली बात है झेलम नदी ये वुलर झील से होकर जाती है। तो ऑप्शन ए मतलब एक हमको कंफर्म हो गया कि एक ऑप्शन यहाँ से तो बिल्कुल ग्रांटेड सही है। भाई एक ऑप्शन तो यहाँ से सही है ही। ठीक है, ये चीज तो कंफर्म हो गई है हमारे पास। बट अब आगे अगर हम चलते हैं तो इसी को देखिए, एक नाम और याद रखिएगा। ठीक है, इसका एक प्राचीन नाम है। ठीक है, इसका एक प्राचीन नाम है, पुराना नाम इसका क्या बताया जाता है, तो पुराना नाम इसका बताया जाता है सातीसर इसका एक प्राचीन नाम है। ठीक है, सातीसर झील करके इसका पुराना नाम भी बताया जाता है। एक प्राचीन काल में जो है ऐसी बातें होती थी कि इसी का अवशेष बचा हुआ है। ठीक है, इसी का अवशेष पहले बचा हुआ था, पहले इस नाम से झील जानी जाती थी, बट अभी क्या है, तो अभी ये जो है इसी का अवशेष बना हुआ है। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो अगले क्वेश्चन पे जो मतलब इसी क्वेश्चन में जो दूसरी बात थी वो क्या है, कोल्लेरू झील के बारे में। तो कोल्लेरू झील के बारे में बताया जाता है कि कृष्णा नदी इससे होकर बहती है। तो जी नहीं, कृष्णा यहाँ से नहीं निकलती है, बल्कि इसकी सहायक नदियां यहाँ से निकलती हैं। ठीक है, सहायक नदियां, जबकि सीधे लिखा गया है तो सीधे भाई प्रत्यक्ष रूप से कृष्णा नदी नहीं जाती है। और इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि अगर प्रत्यक्ष रूप से सीधे कृष्णा नहीं जाती है तो इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या है हमारे पास है कोलेरू झील। ठीक है, और कोलेरू झील के बारे में अगर आपको हम बताएं तो एक ऐसी झील है, ताजे पानी की झील है। ताजा पानी मतलब स्वच्छ जल कह सकते हैं। तो ताजे पानी की ये झील है। ठीक है,
ताजे पानी की झील है। और एक कोल्लेरू झील अगर हम बात करें तो इसे ही 1999 ईस्वी में अभ्यारण्य की सूची में भी इसे घोषित कर दिया गया। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो जो कृष्णा नदी है इसी की सहायक नदी कृष्णा, देखिए कृष्णा और साथ में गोदावरी, इसको याद रखिएगा। तो कृष्णा और गोदावरी, कृष्णा और गोदावरी इनके बीच में स्थित है, ठीक है। कृष्णा और गोदावरी के बीच में कोल्लेरू झील है और इसमें एक वुंडमेरू और तमिल मेरू, ठीक, वुंडमेरू और टलीमेरू करके कहते हैं उसको, प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, टलीमेरू, ठीक है। ये जो है दो नदियां हैं और इन्हीं नदियों के द्वारा जो इस पे जल मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि ये सहायक नदी है कृष्णा की सहायक नदी है, ना कि कृष्णा सीधे जो है इसके संपर्क में आती है, तो सीधे ना आके बल्कि उसकी सहायक नदियां हैं। तो हम कहेंगे कि कोल्लेरू नदी सीधे इसमें ना आके बल्कि जो है ये सहायक नदियों के रूप में आती है। और तीसरा है जिसको हम कहेंगे, तीसरा नदी कौन सी है, तीसरी नदी उसको हम कह सकते हैं कांवर झील, ठीक है, नदी नहीं बल्कि झील की बात हो रही है, तो कांवर झील। ये बताया जाता है क्या गंडक नदी से विसर्ग बनता है, तो जी बिल्कुल नहीं, ये बनता है बूढ़ी गंडक से, ठीक है, बूढ़ी गंडक से इसके विसर्ग बनते हैं। और एक कोल्लेरू झील के साथ साथ जो कांवर झील की बात हम कर रहे हैं, तो ये है कहाँ, ये है बिहार के बेगूसराय में, ठीक, बिहार के बेगूसराय जिले में है, बिहार के बेगूसराय जिले में, बेगूसराय जिले में स्थित है बिहार के, ठीक है, बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये बूढ़ी गंडक के क्षेत्र से, भाई बूढ़ी गंडक याद रखना है, बूढ़ी गंडक के विसर्ग से बनती है, ना कि गंडक के, दोनों अलग अलग नदियां हैं, तो बूढ़ी गंडक के विसर्ग से बनती है, ठीक है, इसको हम गंडक के विसर्ग से बनते नहीं कहेंगे। और एक ऐसी है तो ये भी भाई ताजे पानी की एक गोखुर झील है, ठीक है, ताजे पानी की क्या है, तो ताजे पानी की एक गोखुर झील है, ताजे पानी की गोखुर झील। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इससे हमको क्या पता चला कि हमको ये पता चल गया कि यहाँ पे केवल और केवल एक बात सही है। अब एक बात सही है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए कि केवल और केवल एक ही सही है, तो भाई केवल एक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, इसका यही आंसर होना चाहिए। बात समझ में आ गई है। बात अगर समझ में आ गई है तो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। और एक क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, यानी इसमें से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है, ठीक। अब अगर हम इसमें बात करते हैं कि भाई ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दिबांग, ठीक है, दिबांग और लोहित, दिबांग और लोहित ये दोनों तो ग्रांटेड सही है, ठीक है, दिबांग और लोहित इनको हम कहेंगे कि ये भाई गारंटी के साथ क्या है, ये सही है ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही सही हो जाते हैं, ठीक है। दिबांग और लोहित जिनको हम कहेंगे कि ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। और अगर हम बात करते हैं तो कमिंग, ठीक है, कमिंग के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, एक मिनट रुकेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये भी जो है उसी की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की ही। ऐसे और भी याद रख सकते हैं, तो तीस्ता को भी हम कह सकते हैं, धनसिरी को कह सकते हैं, धनसिरी इसी की सहायक नदी है, सुबनसिरी को कह सकते हैं कि इसी की सहायक नदी है, धनसिरी, सुबनसिरी, ठीक है, ये सभी क्या है, इसी की सहायक नदियां हैं। और नदियों में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कोपिला को भी कह सकते हैं कि कोपिला भी इसी की सहायक नदी मानी जाती है, ठीक है। तो ऐसे कई सारी सहायक नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं।
तो 1, 2 एंड थर्ड तीनों को कह देंगे कि ये तीनों की तीनों जो है इसकी सहायक नदियां हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। ठीक है, ये जो युग्म दिए गए हैं इनमें हमको दिखाना है कि कौन सी नदी किससे मिलती है और कहाँ जो है इसका ग्लेशियर है। ठीक है, ये ग्लेशियर के बारे में बताया गया है और बताया गया साथ में कि क्या इसमें कौन सी नदी जो है इससे होकर मिलेगी। ठीक, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमको क्या बताया गया कि भाई हिमनद जो है और इन हिमनदों को हम नदियों से जोड़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ से कौन सी नदी जो है किस हिमनद से निकलती है। मतलब ये जो हिमनद दिया गया है इसमें से क्या ये नदी निकलती है या नहीं निकलती है, इसी के बारे में हमको यहाँ पे देखना है। ठीक, ये सारी चीजें हमको यहाँ पे समझना है, तो इनके बारे में अब हम समझते हैं। हिमनद में तो हमको यहाँ पे क्या याद रखना है, हमको यहाँ पे याद रखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, तो पहले तो ये याद रखिएगा कि ये जो मंदाकिनी है, ठीक है, मंदाकिनी, ठीक, पहली बात मंदाकिनी के बारे में अगर याद रखेंगे तो ये मिलान से नहीं निकलती है। ठीक है, मतलब ए एक ऑप्शन तो हो गया गलत। अब अगर तीसरा गलत है तो ए नहीं हो सकता है। ठीक है, और फिर ए नहीं हो सकता है। ठीक, तीसरा गलत है तो तीसरा जिसमें रहना चाहिए ना, इसको और इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ए तो दो ऑप्शन ऐसे ही हट गए, फिर बचा क्या हमारे पास तो अब देखते हैं क्या और कोई इसमें गलत हम कर सकते हैं। तो और अगर इसमें हम देखना चाहेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, तीस्ता के बारे में हम देखते हैं। तो तीस्ता अगर नदी हम देखें यहाँ पे कहाँ गई, तीस्ता नदी नहीं है क्या, हाँ, ये मानस नदी यहाँ से नहीं निकलती है बल्कि यहाँ जेमू से निकलती है। कौन, तो तीस्ता नदी निकलती है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये ऑप्शन भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो केवल 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4 ये ऑप्शन सही है। मतलब बंदरपूछ यमुना नदी यहाँ से निकलती है, ये 12 सिग्गी से चेनाब नदी निकलती है और सियाचिन से ये नुब्रा नदी निकलती है। ठीक है, तो यहाँ से नदियां निकलती हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं तो ये इतनी नदियां यहाँ से जो अभी दो देखने को मिलती हैं ये नहीं निकलती हैं। मंदाकिनी कहाँ से निकलती है, तो चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है, चोराबाड़ी ग्लेशियर। ठीक है, चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। यमुना की बात करते हैं, बंदरपूछ है और यही है यमुनोत्री, तो यमुनोत्री से निकलेगी। ठीक है, यमुनोत्री से। ठीक, जबकि ए अगर हम देखते हैं तो ए कहाँ से, ये हमको मिल जाएगी चोराबाड़ी से। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील तो अगर हम देखेंगे तो कृत्रिम झील इसमें से केवल कौन है, तो ये है कोडाइकनाल। कोडाइकनाल ये कहाँ है, तमिलनाडु में है। ठीक है, यही कृत्रिम झील है। बाकी सभी क्या हैं, तो बाकी सभी प्राकृतिक झील हैं और केवल यही क्या है, यही भाई यहाँ पे हमको मिल जाती है कि ये कृत्रिम झील है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम कह सकते हैं कि ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, किस क्षेत्र में स्थित है, तो पहला याद आप रखेंगे कि ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, और ये जो है वहीं पर एक स्थान है कोडाइकनाल। ठीक है, कोडाइकनाल ये स्थान है और यहीं से तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है तमिलनाडु की एकमात्र ऐसी झील है जो कृत्रिम झील है। बाकी यहाँ पे जितनी दिख रही हैं ये सभी की सभी कैसी हैं, तो ये सभी की सभी वही प्राकृतिक झील में आ जाएंगी। ठीक है, जैसे कोल्लेरू आंध्र प्रदेश की, नैनीताल उत्तराखंड की, रेणुका जो है हिमाचल प्रदेश की झील है। ये भी आप याद रखेंगे इसी के साथ में। आगे अगर आते हैं तो अगला है कि तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी के बारे में कुछ चीजें बतानी है, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, ऑप्शन ऐसे तो हमारे पास केवल रंगीत नदी जो है इसकी उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। यही ऑप्शन यहाँ पे हमको सही मिलता है। ठीक है, ये ऑप्शन हमको यहाँ पे सही मिल जाएगा, तो दैट मीन्स केवल और केवल ऑप्शन दूसरा यहाँ पे सही है। बट हम देख लेते हैं कि ये बताया क्या गया कि तीस्ता नदी का उद्गम वही है, तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, तो जी बिल्कुल नहीं। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर झील से।
मानसरोवर झील कहाँ है? तो ये तिब्बत के पठार के पास से निकलती है, ठीक है। तो तिब्बत के पठार के पास से तो निकलती है कौन? ये निकलती है मानसरोवर। लेकिन अगर हम बात करते हैं तीस्ता नदी की, तो तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? तो ये पावहुनी ग्लेशियर करके है, ठीक है। पावहुनी ग्लेशियर एक है और वहां से निकलती है, ठीक है। ये बात करते हैं अगर हम लोग, तो ये यहाँ से निकल रही है और वो कहाँ से निकल रही है? ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र हमको मिलती है कि भाई ये तो मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है। और अगर हम देखते हैं तो तीस्ता जो है, आगे जो बताया जाता है, तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। तो जी बिल्कुल नहीं, तीस्ता नदी आगे जाने के बाद किससे मिलेगी? तो एक ब्रह्मपुत्र से मिल जाएगी, ब्रह्मपुत्र से मिलेगी, ठीक है। ये जाके सीधे जो है बंगाल की खाड़ी में तो मिलेगी नहीं, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद आगे जाती है। बहुत लंबी क्लास हो रही है, थोड़ा सा हम स्पीड इसमें बढ़ाते हैं। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, ठीक है। ये जितनी नदियां हैं इन पे हमको विचार करना है। जैसे कौन कौन हो गई है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्राह्मणी हो गई है, ठीक है। ब्राह्मणी हो गई है, नागावली हो गई है, वंशधारा हो गई है, स्वर्ण रेखा हो गई है। ये सभी यहाँ पे कुछ नदियां हैं। इनके बारे में हमको क्या विचार करना है तो समझ लेते हैं। इन पे हमको विचार करना है तो पहली चीज हमको क्या देखना है कि ये ब्राह्मणी नदी, ठीक है। ब्राह्मणी नदी और सुवर्ण रेखा नदी, इनके बारे में हम कुछ चीजें समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन तो ऐसे हो जाएगा क्या, 2 और 4, यानी कि यही दो जो है, यही नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं, केवल नागावली और वंशधारा। जबकि ये जो ब्राह्मणी और स्वर्ण रेखा है, ये जो है कहाँ से निकलती हैं? तो ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं। एक छोटा नागपुर का जो पठार है उस क्षेत्र से निकलती हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई केवल दो नदियां हैं, एक नागावली है, एक वंशधारा है, जो कहां से निकलती हैं? यही दोनों निकलती हैं पश्चिम घाट, पूर्वी घाट वाले क्षेत्र से, ठीक है। अगर हम देखें तो नागावली, नागावली की अगर बात करते हैं तो ये नागावली उड़ीसा के, ठीक है, उड़ीसा के अगर हम देखें तो एक कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है, उड़ीसा में कालाहांडी, कालाहांडी जिला है, ठीक है। ये जो उड़ीसा में कालाहांडी जिला है, यहां से ये निकलती है, ठीक है। उड़ीसा के कालाहांडी जिला से नागावली ये निकलती है और ये लगभग लगभग 1300 मीटर के आसपास में ये है, वहां से दूर है, ठीक है। 1300 मीटर के आसपास की दूरी है। और अगर हम वंशधारा के बारे में बात करते हैं तो वंशधारा भी उड़ीसा से ही निकलती है, वंशधारा भी उड़ीसा से ही निकलेगी। लेकिन अगर हम याद रखें यहाँ पे तो उड़ीसा के कौन से डिस्ट्रिक्ट से निकलती है? तो ये निकलती है एक रायगढ़ और एक जो है कालाहांडी, तो दोनों डिस्ट्रिक्ट को मिला के ये निकलती है, ठीक है। और अगर इसमें हम बात करें तो ये ईस्टर्न घाट से है और ये भी ईस्टर्न घाट से है, मतलब पूर्वी घाट से दोनों निकलती हैं। बट ये दोनों कहां से निकलती हैं? तो ये दोनों छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं। ब्राह्मणी कहां से निकलती है? तो ये राउरकेला, राउरकेला करके एक जिला है, ठीक है। राउरकेला जिला है, ये भी उड़ीसा का ही है, लेकिन ये छोटा नागपुर के पठार वाले क्षेत्र में आता है। हम कहेंगे कि ये छोटा नागपुर के पठार वाले क्षेत्र से निकलती है। बात समझ में आई? ठीक है, छोटा नागपुर के पठारी वाले क्षेत्र से निकलती है। तो इनको हम देखेंगे कि भाई छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं और ये जितनी है तो इनको अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों जो है ईस्टर्न घाट से निकलती है। अब भाई ये हो गया क्वेश्चन आपका खत्म, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका ये हो गया है खत्म और टाइम तो इसमें खूब लग गई। टाइम इसलिए ज्यादा लग गई भाई, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग थोड़ा सा इस पे डिस्कस भी कर रहे हैं, ठीक है। थोड़े से टॉप लेवल के क्वेश्चन है जिनको डिस्कस करना जरूरी है, हर चीजें बतानी यहाँ जरूरी है। ऐसे तो हम केवल ऑप्शन बेस्ड देखते हैं तो 10 क्वेश्चन मतलब 10 मिनट भी बहुत है, बताना चाहें तो उसको ऐसे बता सकते हैं, बट कोई मतलब नहीं है ऐसे केवल ऑप्शन रट्टा मार के थोड़ी हमको जानना है। सारी चीजें हम लोग डिस्कस करके जाएंगे ताकि अधिकतर चीजें हमको एग्जाम में मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।